नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद से कांग्रेस गदगद है और हरियाणा में भी अगले साल लोकसभा की 10 सीटें और उसके 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस हरियाणा में जीत के लिए हिमाचल और कर्नाटक मॉडल को अपनाने वाली है। इसका ऐलान खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। दीपेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर हरियाणा की जनता को 5 गारंटी देने की घोषणा की है, जिसमें मुफ्त बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम, घरेलू गैस 500 रुपए प्रति सिलेंडर, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती, गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए, किसानों की एमएसपी गारंटी और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ का वादा किया है। जैसे राजस्थान की हमारी सरकार में गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है, हरियाणा में भी हाथ से हाथ जोड़ो, हर परिवार को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। और भाई जैसे हिमाचल की हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 300 रुपए फ्री बिजली का देने का हर परिवार को काम किया है, हाथ से हाथ जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ने का काम करो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी और किसान को मान सम्मान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, बेरोजगार नौजवान को काम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये संकल्प हमारे हरियाणा को। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। कर्मचारियों को भी अच्छी लाठी लग गई, तो भाई कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं। तो वहीं नेलो भी परिवर्तन यात्रा के जरिए लगातार जनता से वादा कर रही है। हिसार में परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि आप लोगों के लिए ओपी चौटाला ने 10 साल की सजा काटी है और अब की बार सरकार आई तो 100 साल की सजा भी काटनी पड़े वो भी काटेंगे, लेकिन आपकी 3 पीढ़ियों का जुगाड़ कर देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि चौटाला साहब का राज दोबारा बनने के बाद, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के सत्ता में आने के बाद हम आपको 100 रुपए वाली पेंशन जो बढ़ाई नहीं किसी ने, उस पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। 100 रुपए वाली को 7500 रुपया करके हर घर में 15,000 रुपया महीने का देने का काम करेंगे। आपकी पेंशन बढ़ाएंगे। भाई पहले पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी? हरिता गांव में पहले नहीं मिली थी। यहाँ तो चौटाला साहब ने ऐसा काम कर दिया था कि हर घर का बच्चा एक तरह से नौकरी लग गया। नहर का पानी दिया, नहर के पानी दिए, मानते 3 पीढ़ी का जुगाड़ बैठ गया कि नहीं बैठ गया? आगे फिर तुम बदलाव जाओ, फिर ऐसा काम करेंगे, हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। पहले आपके लिए 10 साल की कैद काटी, अब की बार 100 साल की काटनी पड़े, 3 पीढ़ियों का जुगाड़ बैठा देंगे। 3 पीढ़ियों का जुगाड़ बैठाएंगे। तो वहीं विपक्ष के इन वादों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम लुभावने वायदे नहीं करते, आमजन की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, हमारा ये उद्देश्य है। तो जिनके हिसाब किताब कमजोर होते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो हिसाब किताब ही आदमी अपने हिसाब से करता है। उनके हिसाब किताब सारे कमजोर हैं और कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस प्रकार के लुभावनी चीजों के माध्यम से कोई जनता प्रभावित तो ऐसा नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, उसके प्रति जनता का आकर्षण है कि हमने इतना सब कर दिया है। हर एक की इनकम बढ़ाने का काम हम अपने जिम्मे ले रहे हैं, हर एक को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते कर रहे हैं, नौकरियों के नाते कर रहे हैं। तो लोगों की इनकम बढ़ाना ये हमारा पर्पज है, ना कि बाकी चीजों पर एक सस्ते लोकप्रियता के नाते से और ये चीजें करें। ये जो भी करते होंगे वो अपने ढंग से करते होंगे, हम तो जनता के हित में जो चीजें वो सब करें। तो बीजेपी के नेता विपक्ष के दावों और वादों पर तंज कस रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। ऐसा ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हुड्डा की सरकार तो आनी नहीं कभी भी, तो इसलिए जो मर्जी कहता रहे, और ना इसके झांसे में कोई आता है। इसने पहले भी बहुत झांसे दिए थे लोगों को, और लोगों ने इसको देखा हुआ जो कुछ इन्होंने करा सत्ता में आने के बाद। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता, रोहतक जिले के अंदर ये बता दे, श्वेत पत्र जारी करे, आपके समय कितनी नौकरी लगी और हमारे समय में कितनी नौकरी लगी। आप एक धोखे
देने के लिए, गुमराह करने के लिए। और मुझे पता लगा है, अभी आसन में जाके कहा है कि मैं पिछली बार तो नौकरियां नहीं दे पाया, अब 1,65,000 नौकरी खाली पड़ी है वो मैं आपको दूंगा। पूरे हरियाणा की मात्र 3-3.5 लाख से तो ऊपर नौकरी नहीं है। कहाँ से एक गांव को तो 1,65,000 नौकरी देगा। इसलिए लोग आपकी झांसे में आने वाले नहीं है। बापू बेटा 2019 में भी हारे थे, 2024 में बापू बेटा दोनों हारेंगे। तो वायदे और दावों की बौछार हो रही है, चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव हरियाणा के अंदर होगा। और इसीलिए पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी हैं और पार्टियां अपनी अपनी तरह से वायदे भी कर रही हैं। अब जनता को यह तय करना है कि वो किन बातों पर भरोसा करती है या वो किसके साथ खड़ी होती है। लेकिन पार्टियां, चूंकि राजनीतिक पार्टियों का ये अपना उद्देश्य है और राजनीतिक पार्टियां अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाती हैं और वही बातें, अब चूंकि चुनाव का माहौल है और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, जो वायदे हैं, वो किए जा रहे हैं। तो मुफ्त बिजली देने की बात है, 300 यूनिट तक की, सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। ये तमाम ऐसे अहम बातें हैं। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, उसको लागू किया जाएगा। ये बात विपक्ष के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर के जा रही है। कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरह की जीत मिली है, जिन वायदों को जनता के साथ करके जनता का भरोसा कांग्रेस ने जीता इन राज्यों में, अब वही फॉर्मूला हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का रहेगा। उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी जो वायदे हैं वो जनता से किए जाएंगे। अब देखना यह है कि इन वायदों के जरिए क्या कांग्रेस को जनता दोबारा से सत्ता में बिठाती है और इसका जो तोड़ है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के पास क्या है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इस तरह के लुभावने वायदे नहीं करते हैं। हम जो कर रहे हैं, हम जिन कामों को इस समय कर चुके हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता ये तय करेगी कि आखिर वो किसके पक्ष में खड़ी होती है और किसको वो वोट करती है। तो इसी से जुड़े बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि हरियाणा में कर्नाटक का फॉर्मूला क्या कांग्रेस अपनाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों ही राज्यों में जीत मिली, आसार ऐसे ही दिख रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस बिना संगठन के भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देगी, ये भी सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि परिवर्तन यात्रा से इनेलो कितनी मजबूत हुई है और कितनी मजबूती इनेलो को मिली, ये भी आज समझेंगे। और चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि 2024 के अंदर क्या पेंशन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं, अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जनता इसको किस नज़रिए से देख रही है, ये आज समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। टीपू पोरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीपू पोरिया जी, आपका भी स्वागत। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराधा शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सत्यव्रत जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि अभी आपने देखा होगा, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो कमोबेश हम लोग देख चुके हैं, चाहे कर्नाटक के चुनाव को देखें या उसके पहले आप हिमाचल के चुनावों को देखें। 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज के प्लॉट हम देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी वादा किया कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम इसको भी लागू कर देंगे। कैसे देखते हैं इन वादों को और इन वादों का जो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, तोड़ क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, कैसे जनता को भरोसे मिलेंगे? शास्त्री जी। देखिए आयुष जी, अभी मुझे लगता है कि आपका भी दृष्टिकोण वही होगा जो मैं सोचता हूं कि हम जब 2024 की बात आती है तो 2024 में जब हरियाणा में चर्चा करेंगे तो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ पहले, और कोई भी क्वालिफाइंग के बाद के टेस्ट की तैयारी करे, क्वालिफाइंग की करे ही ना तो क्वालिफाइंग नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी के जो बयान आते हैं वो हरियाणा पर आते हैं, और चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा के नाम से दोनों बापू बेटे लुकने छुपने की बात कि 2000 चुनाव का शायद चुनाव दोनों में से कोई लड़े या ना लड़े लोकसभा का। तो आप सोचिए कि दृष्टि कहां जा रही है।
हम चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश सेवा करने के लिए मोदी जी के चुनाव की बात करते हैं और वो हरियाणा पर आते हैं। भाई हरियाणा की तो हम बात जब करेंगे जब हरियाणा का नंबर आए। हरियाणा में चुनाव है लोकसभा का और लोकसभा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इस 10 लोकसभा की सीटों को रिपीट करना हमारे लिए चुनौती है और कांग्रेस के लिए अवसर है। कितने उम्मीदवार उनके पास ऐसे हैं जो पिछली बार से आपकी बार चेहरे बदलेंगे या कितने वो मजबूत हो गए, कितने हम कमजोर हो गए। जरा इस पर टिप्पणी करते समय एक वाक्य इन दोनों बापू बेटों का नहीं निकलता। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनका भी वाक्य नहीं निकलेगा। अब मैं आता हूं कि भाई ये जो मामला राहुल जी के मामले में है, कल जो ट्रक यात्रा आई, इसमें हुड्डा साहब ने क्या कहा? हुड्डा साहब ने कहा कि राहुल जी अनुभव ले रहे हैं, अर्थात अभी अनुभव की कमी है और अनुभव जब तक नहीं होता तब तक सत्ता देश की जनता उनको सौंपती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास प्री प्लान ढंग से 45-50 साल का अनुभव लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पर जब आए तो उनके पास 40 साल का सामाजिक, 50 साल का सामाजिक जीवन का अनुभव था। वो सोने की चम्मच मुंह में लेकर नहीं आए थे, बड़े धन्ना सेठों से नहीं आए थे। वो गांव गांव गली गली घूमकर देश की जनता और एक बहुत बड़े संगठन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके देश के प्रधानमंत्री बने। तो जब उनकी पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुभव की कमी है तो अनुभव लो, तो हमारे लिए चुनौती क्या है? हमारे लिए 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का जो अवसर मिलेगा वो ऐसा पहली बार होगा और उसके लिए ठीक है शास्त्री जी, ये देखिए आपका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि मुझे दो चीजें यहां पर बताइए। एक तो पिछली बार जब हम लोगों ने देखा 19 का चुनाव, चूंकि आप बार बार लोकसभा की तरफ ले जा रहे हैं, तो लोकसभा में तो 19 में आपको बहुत प्रचंड बहुमत मिला, 14 से भी ज्यादा आप लोग जीत करके आए। लेकिन जब हरियाणा में आए हम लोग विधानसभा के चुनाव में तो आप बहुमत से पीछे रह गए और आपको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। एक तो ये है, अब परिस्थितियां ग्राउंड के ऊपर बदल रही हैं, इसको उसका आकलन आप कैसे करेंगे? दूसरा यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मसला है, शास्त्री साहब कैसे इसको टैकल करेंगे? भाई ये तो लोकसभा में भी इक्वल काम करेगा। उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे आपको अगस्त, जुलाई में, अगस्त में, जून में अगले साल। अब हम उत्तर दे रहे हैं पिछले 10 साल का हिसाब किताब, जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और आज जब देश का एक जनमानस 10 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव में आएगा, उस समय अंतर क्या है और हुआ क्या और मिला क्या, गया क्या और आया क्या? इस सारे दृष्टिकोण के विश्लेषण के बीच एक स्पष्ट पत्रकार, एक प्रवक्ता, एक जन सामान्य बुद्धिजीवी लोग जो विचारणीय विषय है वो उनके सामने 3 चीजें ध्यान में आती हैं: नेता, नीति और नीयत। नेता किस प्रकार का है? जो आंख में आंख मिलाकर काम करता है। दुनिया की कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती ऐसी नहीं जो नरेंद्र मोदी को हल्के ढंग से लेता हो, बल्कि आज वैश्विक नेता के स्तर के ऊपर उनको लोग सलाह करने के लिए आते हैं। नेता, नीति। नीति किस प्रकार की रही? नरेंद्र भाई मोदी की चाहे विदेश नीति लो, चाहे घरेलू नीति लो, जो लोग आज ट्रकों में यात्रा कर रहे हैं वो रेलों में, हवाई जहाजों में यात्रा करने में। शास्त्री जी, तो आप ये मान रहे हैं कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से कम आपके लिए कोई चुनौती नहीं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम उसी की तैयारी में। ठीक है, आप अभी उसकी तैयारी में। 30 मई से लेकर 30 जून तक। अब मैं मनीष खटाना जी का रुख करता हूं। मनीष जी, राज्य के विषय में तो आप लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये जो वायदे आप लोग कर रहे हैं इससे राज्य यानी प्रदेश की जो जनता है वो कनेक्ट कर भी सकती है, लेकिन अभी तो उसमें कह रहे हैं कि दूरी है। आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में तो बात ही नहीं करते। खटाना जी। आयुष जी, शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और जितनी बातें उन्होंने कही, वो जितनी भी बातें थी, मैं उनमें से एक भी बात से सहमत नहीं हूं। जो कह रहे हैं कि अनुभव की बात कर रहे हैं, तो शायद शास्त्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इंसान जब जन्म लेता है और जब तक वो बेचारे उसकी मृत्यु होती है तब तक इंसान अनुभव लेता है। ज्ञान आदमी हर वर्ष लेता है, हर उम्र में लेता है, हर सीमा में लेता है, चाहे वो बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापा हो। अनुभव के कभी ये नहीं है कि इन्होंने दूसरी बात कही कि मोदी जी ने गली गली घूमकर बड़ा अनुभव लिया है।
तो मोदी जी ने बिल्कुल गली गली घूम के अनुभव लिया होगा। यही कारण है कि आज देश का युवा, आज हरियाणा प्रदेश का युवा गलियों में घूम रहा है। ये जो गलियों घूमने का जो इन्होंने वाक्य कहा ना, ये वाक्य उन्होंने सिद्ध कर दिया। तीसरी बात, मोदी जी हमेशा कहते थे कि झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, तो आज हरियाणा का युवा झोला लेकर घूम रहा है। आज हरियाणा में बेरोजगारी जो दर है वो सबसे ऊपर है। इन्होंने तीसरी बात, चौथी बात करी, नेता, नियत और नीति। तो ये नेता कैसे हैं? जो गाय और गंगा पे राजनीति करते हैं, जो वो नेता हैं जो हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हैं। रही बात नीति की और नियत की, नियत इनकी बता दूं, आज देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, ये खिलाड़ियों के सम्मान की, देश की बेटियों के सम्मान के लिए बात करते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, नो विजन गवर्नमेंट है, कोई विजन नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। अनिल विज जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रदेश के बहुत सीनियर मंत्री हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के चुनाव में पूरा का पूरा कैबिनेट साफ हो गया था। मात्र इनके अनिल विज जी बच गए थे और मुख्यमंत्री जी बच गए थे। इस बार पूरा कैबिनेट साफ है। अनिल विज जी खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। जो पिता पुत्र की बात कर रहे हैं कि हुड्डा साहब को ना राधा नाचेगी, मैं लोकसभा की बात बता चुका हूं। आपकी जो राजनीति है वो गाय और गंगा की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है। आपने स्मार्ट सिटी पे वोट मांगे हो, जीएसटी पे मांगे हो, नोटबंदी पे मांगे हो, बुलेट ट्रेन पे मांगे हो, आपने किसी जो भी एक वायदे 15 लाख पे मांगे हो, 2 करोड़ रोजगार पे मांगे हो, किसी एक बात पर, क्योंकि झूठ की सरकार है। हिंदुओं को बरगलाने के अलावा, भाइयों को भाइयों से लड़ाने के अलावा, देश को बांटने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, तो खटाना जी कैसे बरगला देगा कोई? मुझे तो बताइए ना खटाना जी, क्या आपको कोई बरगला सकता है या मुझे कोई बरगला सकता है? कैसे बरगला देंगे? अगर देखिए आपके मुद्दे सही हैं और जनता से बिल्कुल सीधे कनेक्ट हो रहे हैं तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये कितना भी बरगलाते रहे आप, कैसे चली जाएगी जनता? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई ये बांटने की राजनीति करते हैं। ऐसा होता तो जनता क्यों खड़ी हो जाती इनके साथ में? आयुष जी, 2019 के चुनाव में बहुत बड़े बड़े मीडिया घरानों ने इनका 80 पार 83 पार दिखाया था, जिसके कारण ये 40 पे रुक गए थे। हमारे को 7-8 दिखा रहे थे, हम 31 पे रुक गए थे। 9 सीटों का डिफरेंस था। हुड्डा साहब को कमान लेट मिली थी, मात्र 6000 वोटों का डिफरेंस था। पहली बात। दूसरी बात, जो वादे आज हुड्डा साहब कर रहे हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हो, चाहे 100 गज प्लाट की बात कर रहे हो, चाहे 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हो, चाहे ओपीएस की बात कर रहे हो, चाहे 100 वर्ग गज प्लाट की बात कर रहे हो, और जो पीपीटी परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो परिवारों को परेशान करने का काम ये गवर्नमेंट कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बात। तो खटाना जी, आपके ये दोनों मुद्दे ये मतलब प्रदेश के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में दोनों में सेम रहेंगे क्या? बिल्कुल सेम रहेंगे। हरियाणा वासियों का बेरोजगारी में सबसे ऊपर चले गए, क्राइम में आज सबसे ऊपर रेट है। हरियाणा का नौजवान हुड्डा साहब के कार्यकाल को, हुड्डा साहब के कार्यकाल के हुए विकास को, उस 36 बिरादरी के भाईचारे को आज याद कर रहा है। इस गवर्नमेंट ने, मैंने कहा नो विजन गवर्नमेंट है। अभी तो मनीष ग्रोवर जी को हम लोग सुन रहे थे। मनीष ग्रोवर जी तो कह रहे हैं आप लोग श्वेत पत्र मांगते रहते हैं। खटाना जी, आप लोग श्वेत पत्र मांगते रहते हैं। मनीष ग्रोवर जी अभी कह रहे थे, अभी उनकी बाइट चली, उन्होंने कहा कि आप एक श्वेत पत्र ले आइए, आप बताइए रोहतक में आपने कितने रोजगार दिए थे, हम श्वेत पत्र आपको जारी करके बताएंगे हमने कितना दिया है। आयुष जी, कितनी शर्म की बात है। 10 साल जब हुड्डा साहब की सरकार थी, ये वही लोग हैं जो बार बार कहते थे कि सारा हुड्डा साहब ने रोहतक में विकास कर दिया, रोहतक में ये कर दिया। आज ये श्वेत पत्र, और जो मनीष ग्रोवर जी श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, इनके खुद के सांसद अरविंद शर्मा कह रहे हैं ये तो घोटालों की सरकार है। कहां इन्होंने जमीनें हड़प ली। जो जेजेपी के साथ बैठे हैं वो जेजेपी में दादा गौतम बता देंगे। तो ये सरकार सबको पता है। और हुड्डा साहब की जो बात कर रहे हैं कि 9 मन तेल होगा, हुड्डा साहब ने जब पहली कैबिनेट थी 2005 के अंदर, पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करने का काम करा। पदक लाओ पद पाओ की स्कीम से जो डीएसपी हुड्डा साहब ने भर्ती करे थे, आज तक उनकी खटाना जी, आपने मतलब क्लियर कर दिया कि आपके मुद्दे वहीं रहेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता को आखिर उन्हीं मुद्दों के साथ, आप चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के हो, आप उन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे। टीपू पोरिया जी। आयुष जी, मेरी एक छोटी सी बात है। जो सरकार किसानों के खिलाफ हो, जो सरकार खिलाड़ियों के खिलाफ हो, जो सरकार नौजवानों के खिलाफ हो, जो सरकार भाईचारे के खिलाफ हो, वो सरकार किस काम की? जुमले की सरकार है। ठीक है मनीष जी, फिर तो ये जनता तय कर देगी ना, वो जनता तय करेगी, इसको बिल्कुल तय करेगी। टीपू पोरिया जी, क्या तैयारी है 2024 की? हरियाणा से साफ करेगी। टीपू पोरिया जी,
जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी 24 की? आयुष जी, जिस प्रकार 2024 के अगर आप लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की बात करें तो जननायक जनता पार्टी की संगठन तौर पर एक पूरी तरह से तैयारी है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करो या विधानसभा चुनाव की बात करो, सभी विधानसभा क्षेत्रों पर जो हमारे संगठन के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी मजबूती से खड़े हैं, पूरा का पूरा संगठन खड़ा है। जिस प्रकार आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जिले भर के दौरे कर रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं, उस प्रकार मजबूती से मैं समझता हूं कि जननायक जनता पार्टी दोनों चुनाव के लिए मजबूती से खड़ी है। और जिस प्रकार मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भी जिस प्रकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है या हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो आज हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं है। आज ये सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता ना बन करके, सिर्फ हुड्डा साहब के प्रवक्ता बन करके, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने से कुछ नहीं होता। ये बात करते हैं कि 2019 में फलाना सरकार के मंत्री सारे हार गए थे। ये भी बताए 2014 में जो 67 सीटों रखती थी जो पार्टी, वो किस प्रकार से वो 15 सीटों पर आ गई। लोकसभा चुनाव में जो 10 लोकसभा सीटों की पार्टी किस प्रकार एक सीट पर आ गई। 2019 में किस प्रकार वो सिर्फ 31 सीटों पर सिमट करेगी विधानसभा चुनाव में, और किस प्रकार एक सीट से 0 पर आ गई। और तो टीपू बोरी जी, अपने नेता की बात करना क्या गलत है? आप भी तो दुष्यंत चौटाला जी की बात करते हैं, अजय चौटाला जी की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मनीष खटाना जी भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करेंगे, अपने नेता की तो बात सब लोग करेंगे, उसमें क्या बुराई है? इनके नेता ने आयुष जी घोटाले के अलावा कुछ नहीं करा। टीपू बोरिया से जवाब दें। टीपू बोरिया, मैं आता हूं टीपू बोरिया। मनीष जी के नेताओं में देख रहे हैं 100 गज के प्लाट के बारे में बात करते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 2007 में 100 गज के प्लाट की स्कीम को लेकर के आया गया था, और किस प्रकार हमारे बैकवर्ड भाइयों को, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को उन प्लाटों को कहां दिया गया। भाई आज तक कोई किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी करेगी? कोई लिस्ट जारी नहीं करेगी। जहां मतलब लेकिन टीपू बोरिया जी, दोनों ही विषयों में मैं एक चीज और थोड़ा सा जानना चाहता हूं। हालांकि बार बार आप लोग ये बात कहते हैं कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं टीपू बोरिया जी कि भाई मुझे ये बताइए, चूंकि जब आप चुनाव में गए थे तो आप लोगों ने वायदे किए थे जनता से, विधानसभा चुनाव में स्पेसिफिकली। अब आप जनता को क्या बताएंगे? क्या जो वायदे आपने किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? क्योंकि जनता तो आपसे जवाब मांगेगी। टीपू बोरिया जी। बिल्कुल आयुष जी, जो जननायक जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जो वादे जनता के सामने करके आई थी, आज हम सरकार में सहयोगी हैं। आज हमने जो वादे किए थे हम बड़े फक्र के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने वादे पूरे किए हैं, सबसे पहले जो हमने वादा किया था कि हरियाणा के नौजवान को प्राइवेट कंपनियों में 75% नौकरी में आरक्षण देने का काम करेंगे। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने उसको विधानसभा में पारित करवाया, खुद उसके बाद गवर्नर जी के वहां से पारित हुआ। आज वो मामला कोर्ट के अधीन है, जल्द ही वो सरकार के हित में और नौजवानों के हित में फैसला आएगा। जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने वादा किया था कि 50% महिलाओं को चुनाव में, पंचायत चुनाव में आरक्षण देंगे, आज हमने उस वादे को पूरा करने का काम किया है। जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव से पहले वादा किया था, भी हरियाणा के नौजवान से किया था, किसान से किया था, आज आप देख लीजिए, आज किसान की जो पेमेंट है, जो फसल भुगतान है, वो 72 घंटे में उसके खाते में आती है। अगर किसी वजह से 72 घंटे में पेमेंट ना आए तो उसको 9% ब्याज के साथ वो पेमेंट आने का काम होता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो वायदे किए वो पूरे किए और उसके अलावा आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए ठीक है आयुष जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज चंडीगढ़ की गलियारियों में आज अगर एक आम जनमानस को अगर किसी से उम्मीद है, जो चाहे वो सार्वजनिक काम की हो चाहे कोई निजी काम की हो, वो दुष्यंत चौटाला जी से है। आज प्रदेश के हर वर्ग और हर आयु के वर्ग को लेकर के दुष्यंत चौटाला सबको समान दृष्टि से लेकर के एक साथ लेकर के चलते हैं। तो हम पूरे अपने जो अपने काम किए उन कामों को लेकर के जनता ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है आप इन्हीं बातों के साथ जाएंगे जनता के बीच में। जनता अब इस पर क्या भरोसा करती है वो तो हम लोग इंतजार करेंगे चुनावों का। विजेंद्र रेणु जी, परिवर्तन यात्रा तो चल रही है, लेकिन क्या इस यात्रा के जरिए आपको लग रहा है वो मोमेंटम बन पा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए? और दूसरा यह है कि लोकसभा चुनावों को लेकर के भी क्या तैयारी, क्योंकि यहां सब लोग राज्य की बात तो कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के भी क्या तैयारी? हाँ आयुष जी, देखिए मोमेंटम की जो बात है, जोएबे सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उसका जो मोमेंटम का जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। क्योंकि इसी को देख करके परिवर्तन यात्रा के से
जो अभय सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उसको लेकर के वो सरकार जिसने 2014 में चंडीगढ़ में बैठते ही सबसे पहले खुले दरबारों के प्रचलन को समाप्त किया था, आज उन्होंने जनसंवाद करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने केवल और केवल एसी रूम की और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अलावा कभी सड़कों पर आकर के काम नहीं किया, उन्होंने भी गांव-गांव में जाना शुरू कर दिया। ये सर्टिफिकेट है अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा का, जिससे बौखला करके और जिससे ये देख करके भाई पूरा जन समर्थन अभय सिंह के साथ खड़ा होने लग चुका है। इन्होंने अपने गांव-गांव में जाने का कार्यक्रम शुरू किया केवल परिवर्तन पदयात्रा से घबरा करके, ये इनका सर्टिफिकेट है। दूसरी बात, जो विपक्ष की भूमिका अभय सिंह चौटाला ने 5 के 5 साल निभाई है, 4 साल तक निभा रहे हैं और पहले 5 साल निभाई है। मैं समझता हूं एकमात्र विधायक होते हुए जितने बहादुरी के साथ, जितने आंकड़ों के साथ, जितने आत्मविश्वास के साथ और जितने हौसले के साथ, सभी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो विपक्ष की भूमिका अभय सिंह जी चौटाला ने निभाई है, उसको पूरा हरियाणा प्रदेश सलाम करता है और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि विपक्ष के तौर पर यदि कोई नेता है तो हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह जी चौटाला है। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला ने जो त्याग का एक त्याग किया है जो इतना बड़ा, अपने दादा देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों के समर्थन में जाकर के जिस प्रकार से विधानसभा के पद से त्याग पत्र देकर के इतना बड़ा जोखिम लिया और उस जोखिम को लेकर के पूरी सरकार को एलनाबाद में घुटनों पर बैठाने का काम करने का काम किया। ये त्याग की भी एक प्रतिमूर्ति रही है और पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को भी मानता है, अगर आज हरियाणा प्रदेश में कोई नेता है तो सत्यवादी हो, जो सच बोलने वाला हो, जो अपना जबान का धनी हो, तो वो अभय सिंह रेड्डी जी। आज मैं सुन रहा था, अभी अभय चौटाला जी ने कहा किसी गांव में पहुंचे हुए थे आपकी इसी यात्रा में, वो कह रहे थे कि इस बार अगर मैं आ गया तो आपकी 3-3 पीढ़ियों का मैं इंतजाम कर दूंगा, इसका क्या मायने है? हाँ, मैं बताता हूँ। इसका मायना है, अभय सिंह चौटाला ने ये घोषणा कर दी है, हम हर घर में रोजगार देंगे और हर घर में रोजगार मिलेगा तो 3-3 पीढ़ी का नहीं 7-7 पीढ़ी का भी जुगाड़ अपने आप बन जाता है। बुजुर्गों को 7,500 की पेंशन देंगे, उस पीढ़ी का जुगाड़ बन गया और युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, हर घर में एक रोजगार देने की जो घोषणा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है, वो 3 नहीं बल्कि 7 पीढ़ी का जुगाड़ उससे बन जाता है। एक और बयान पे हम लोगों ने देखा, बड़ी तीखी आलोचना हुई। अभय चौटाला जी ने कहा कि जो ये मीटर लगे उसको उखाड़ के मैं जोहड़ में फेंक दूंगा। भाई, अगर मीटर उखाड़ के आप जोहड़ में फेंकेंगे तो व्यवस्था चलेगी कैसे? ये स्टेटमेंट इस तरह के क्यों देते हैं? और इसको लेकर के फिर हम लोग देखते हैं बड़ी सियासी बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। रेड्डी साहब, हाँ, देखिए आयुष जी, आप बहुत अच्छे से समझते हैं इस बयान का अर्थ क्या है। इस बयान का अर्थ ये है, जो आजकल मीटर लगाए जा रहे हैं वो जिस स्पीड से चलते हैं और जिस स्पीड से यूनिट निकालते हैं और उपभोक्ताओं को जिस प्रकार से जो ना स्वचालित मीटरों के माध्यम से लूटने का काम किया जाता है, इन मीटरों को बदलने की बात है। जो एक सही मीटर होगा, सही यूनिट देने वाले मीटर होंगे, उनको लाया जाएगा और उनसे जो है ना लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले, बड़े अजीब बात है। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये विधानसभा भी भाई नरेंद्र मोदी के माध्यम से तैरना चाहते हैं। वो जो उनका जुमला चलना था वो चल नहीं, लेकिन विजय जी भाई, उनकी बात भी सही। वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले तो लोकसभा है ना, क्या लोकसभा चुनाव में आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं अब तो विधानसभा चुनाव आएगा, हम बताएंगे हमारी रणनीति क्या है, अभी हम लोकसभा पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा है, इनकी विधानसभा की रणनीति मैं बता देता हूँ। ये नरेंद्र मोदी के नाम से तैरना चाहते हैं और जहां तक नरेंद्र मोदी या लोकसभा की बात है, लोकसभा के कम से कम भी 5 सांसद आज छोड़ने के लिए तैयार है। 5 सांसद जो है पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और ठीक है, 2019 में इनको अच्छा समर्थन मिला लोकसभा में, लेकिन इस बार देख लीजिए आप, हरियाणा इनसे जाएगा, पंजाब इनसे जा चुका है, हिमाचल इनसे जा चुका है, कर्नाटक इनसे जा चुका है, अभी थोड़े दिनों बाद मध्य प्रदेश इनसे चला जाएगा, राजस्थान में इनका कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ में इनसे चला जाएगा। देखना, ये इनकी ठीक है 300 सीट आ गई थी, लेकिन 2024 में हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। पूरा साउथ इंडिया को ले, ये आपने बड़ा स्टेटमेंट किया कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं बनेगी। अब मैं इसका जवाब दूंगा ना, ठीक है अनुराधा जी। एक मिनट आयुष जी, प्लीज देखिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जो गांव-गांव में जाना शुरू किया है, अब किसी भी प्रवक्ता को हम सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कर देगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कर देगा।
अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी इनका राष्ट्रीय नेता, उसके नाम से बहुत बातें करते, ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से बात करते हैं। क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते? इससे साफ जाहिर होता है कि ये पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी न रह करके केवल मात्र विधानसभा के ऊपर आकर के टिक गई है। और विधानसभा के मामले में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस बात से जाहिर होता है कि राहुल गांधी हरियाणा को क्रॉस करते हुए हिमाचल पहुंच जाते हैं और यहाँ की लीडरशिप को ये नहीं पता कि हमारे नेता हरियाणा प्रदेश से जा रहे हैं। इतना ये हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस, चलिए ये बहुत बड़ी बात कही। मनीष जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराधा जी ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा ना। मनीष जी हमारे साथ, अनुराधा जी इनको जानकारी ठीक है। अनुराधा जी देखिए, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जब भी हम लोग आम आदमी पार्टी की बात करते हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, तो सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर कि भाई आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं हरियाणा के अंदर, क्या तैयारी है अनुराधा जी? आयुष जी, आम आदमी पार्टी का जो काम है वो अपने आप में ही ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी आज अपने वर्चस्व को हरियाणा में साबित करने के लिए मैदान में आ चुकी है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये डिबेट का विषय तो था 2024 का विधानसभा चुनाव, लेकिन ये विषय चला गया है लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो मैं अभी सबको सुन रही थी, सबसे पहले मैंने शास्त्री जी को सुना, तो मैं सबसे पहले उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, आप विधानसभा पे ही रहिए, मैं विधानसभा से ही सारे लोगों ने विधानसभा ही बोला। अब देखिए, शास्त्री जी ने कहा कि हमारे लिए लोकसभा पहले, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम अगस्त के बाद आपको बता देंगे हमारी रणनीति क्या है। ठीक है, ये उनका स्टैंड है, लेकिन आप राज्यसभा, आप विधानसभा की ही बात करिए। बताना चाहती हूँ कि मोदी जी के नाम का सहारा लेके हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तब उसे पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने पहली बात की नेता की। मैं आपको बताऊं, ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने आज तक अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मन की बात बार बार लोगों को कही, लेकिन कभी किसी जनता के मन की बात को उन्होंने नहीं सुना। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल तक किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया धरने पे, और फिर माफी मांग के अपने कानून वापस ले लिए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी ही लगाई हुई नोटबंदी और बदली हुई करेंसी को खुद ही वापस लेके ये साबित कर रहे हैं कि मेरा निर्णय सही नहीं था। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लाल किले के ऊपर से वोटों को पोलराइज करने के लिए ऐसा बयान देते हैं और विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात करके जनता के, हिंदुओं के, मुसलमानों के जो जख्म है उनको कुरेद के वोटों को पोलराइज करने की राजनीति करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको, ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इस हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक ढांचे को, जो इस हिंदुस्तान के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर एड़ियां रगड़ रही हैं, धरना दे रही हैं, और किस बात के लिए? अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने मान के लिए, अपने न्याय के लिए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कुंभ के अंदर स्त्री के चरणों को धो के उसको मां मान के चाहे माथे पे स्पर्श करते हैं उस जल को, लेकिन आज उनकी संवेदनशीलता शून्य हो गई है। उनकी बनाई हुई योजनाएं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उनकी बनाई हुई योजनाएं महिला सशक्तिकरण, उनके शब्द जो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए वो मन की बात जी, ये तो पूरे विपक्ष की बात है ना, ये तो विपक्ष, ये जो बातें आप कह रही हैं कि भाई चलिए ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्था या संविधान या संवेदनहीनता, या आप उनको कहिए कि उनकी योजनाएं, लेकिन अनुराधा जी मुझे बताइए, यहाँ पर चूंकि आपने कहा कि आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, यहाँ इतनी पार्टियां बैठी हुई हैं, इन पार्टियों से भी तो आपका मुकाबला होगा ना, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से तो नहीं है ना। कैसे जनता आपके साथ कनेक्ट होगी अनुराधा जी, मुझे बताइए ना। कांग्रेस अपने वादे लेकर के आ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा चल रही है, टीपू पोडिया जी कह रहे हैं कि हमारी भी हम अपनी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे इन लोगों से आप लोग मुकाबला करेंगे, बताइए। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है। आम आदमी पार्टी को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता वोट करती है। आम आदमी पार्टी के जो आज समर्थन और सहयोग लोगों का मिल रहा है, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए मिल रहा है। हम सुदृढ़ शिक्षा नीति, हम स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं से लैस करके स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए, हम बेरोजगारी के लिए, हम किसानों के हक के लिए, हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए
जनता के बीच में काम कर रहे हैं। नहीं, आवाज किसान, उठा नौजवान, रहे हैं, भ्रष्टाचार, संघर्ष कर रहे हैं और व्यवस्था करते रहेंगे। परिवर्तन, ये तो सारी पार्टियां कह रही है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। और हरियाणा के अंदर कैसे आम आदमी पार्टी को जनता एक्सेप्ट करेगी? कांग्रेस है ना उसके सामने, इंडियन आप एक नेशनल बात लोकदल है। बताइए, हरियाणा के अंदर जब ये जिला परिषद का चुनाव हुआ तो जनता ने उसको स्वीकार किया, उसे वोट दिया। आज हर समस्या को लेके सबसे पहले आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई है। आम आदमी जनता के साथ खड़ी है, उनके हक के लिए लड़ रही है। आप देखिए आज पूरे हरियाणा के अंदर क्या तमाशा हो रहा है, किस तरह से जन संवाद के नाम पे अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला के मुख्यमंत्री जी तमाशा करते घूम रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुनना चाहते। ठीक है, वो तो जन संवाद कर रहे हैं अनुराधा जी, लेकिन आपका संवाद कहाँ है? आपका संवाद है क्या प्रदेश के अंदर जनता के साथ? कनेक्शन है, संगठन है? बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन है। हम घर घर जा रहे हैं, हम गांव गांव जा रहे हैं, हम गली गली जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाके अपनी बात कह रहे हैं, हमें सहयोग मिल रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और अपना खाता खोलेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर। ठीक है, आप सरकार बनाएंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, मोदी के नाम पर ही सिर्फ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है पहले लोकसभा हो जाने दीजिए, फिर हम बताएंगे विधानसभा में क्या होगा? देखिए चित्रांश जी, ये बड़े ईमानदारी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जो मुझसे विषय मिला था कि 2024 की तैयारी आज के चैनल का विषय था। आप संपादक हैं, आप लोकसभा के नाते बैठे हैं या विधानसभा के नाते बैठे हैं देश में? और जब हरियाणा की बात आएगी तो लोकसभा का चुनाव होगा कि विधानसभा का चुनाव होगा? और आप देश में एक बार नहीं अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब लोकसभा का परिणाम और विधानसभा के परिणाम हरियाणा में बाकी में भी है। लेकिन मैं आज जिस विषय को लेकर आया हूं और जो मुझे सूचना दी गई थी चैनल के द्वारा कि हम 2024 की तैयारी करेंगे, तो स्पष्ट है कि 2024 लोकसभा की तैयारी करेंगे। और लोकसभा में हमने पहले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो 10 साल का शासन सत्ता का काम का हिसाब किताब देने का योजना बनाई है, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तीसरी बार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव की बात क्यों नहीं करता? और वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बात कर रही थी अनुराधा शर्मा जी, ये आपकी जानकारी के लिए सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के शिक्षण और प्रशिक्षण में से सीख कर आई है बोलकर। लंबा समय इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रहा और उसके बाद ये भाषण देना सीखी है। इस प्रकार का आम आदमी पार्टी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी बहन जी मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज न करता हुआ ये बताना चाहता हूं, एक देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसका दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूने की एक हिमाकत करते हैं। इस देश के अंदर पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दुनिया के सर्वाधिक देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इस देश का पहला प्रधानमंत्री जो चीन के सीमा के ऊपर आंख में आंख डालकर बात करता है, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है। बहन जी सुनिए, जिन्होंने सैनिकों को जहाज नहीं दिया, एयरक्राफ्ट कराने से मना कर दिया, धैर्य रखो। पहला प्रधानमंत्री देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके अंदर देश के एक एक नागरिक के जीवन की रक्षा सुरक्षा की गारंटी देते हुए अनेक युद्धग्रस्त देशों के अंदर 15 लाख रुपए दिए, नागरिकों को सुरक्षित भारत लेकर आया और 2 करोड़ रोजगार दिए। रशिया के युद्ध की तो मनीष जी धैर्य रखो। ठीक है, लेकिन शास्त्री जी इधर तो हम लोग विपक्षी एकता की भी बात देख रहे हैं ना। देखिए सारे विपक्षी दल कह रहे हैं हम तो भाई एक हो रहे हैं, और विपक्षी एकता की खूब हम लोग देख रहे हैं कि इस समय बैठकें मुलाकात का दौर चल रहा है। विषम परिस्थिति होगी इस बार शास्त्री जी। विपक्ष का ये कहना है कि आप चाहे केंद्र सरकार की बात क्यों ना करें, आपकी महंगाई, आपने जो वायदे किए आप उस पर खरे उतरे नहीं है। आप चाहे जो भी बात कहिए, लेकिन जो वायदे आप करके आए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, इसलिए विपक्षी एकता इस बार आपको रोक देगी। विपक्षी एकता रोकने वाली है, सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, वो आपको रोकेगा इस बार। एक सेकंड में जवाब ले रहा हूँ। इसका उत्तर मुझे देना, तो आप धैर्य रखें, मनीष जी और सुदेश जी धैर्य रखें, मुझे प्रश्न का उत्तर देना। महंगाई किस क्रम से बढ़ी है और उसका जन सामान्य पर क्या असर है? क्या केवल सरकार के द्वारा दी जाने वाली गैस और डीजल की महंगाई है
गरीब आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, गरीब आदमी और गरीब हो गया है, अमीर की और अमीर हो गया है। देश में कितने लोग आपकी सरकार आने के बाद गरीबी रेखा से नीचे आए हैं? देखो, आप आयोग से मुझे तय करो कि मनीष जी को बोलना है कि मुझे बोलना है? नहीं, शास्त्री जी, हाँ बात रखिए। शास्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार को बहुत सी चीजें दे रही है, उसमें डीजल, पेट्रोल और गैस को भी दे रहे हैं, उसमें वेतन आयोग भी दे रहे हैं, उनमें गरीब कल्याण की योजनाएं भी दे रहे हैं, उसमें पेंशन भी दे रहे हैं, उसमें किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, उसके अंदर लेकिन शास्त्री जी वहीं पर अगर कांग्रेस ये कहेगी कि हम तो 500 रुपए में सिलेंडर आपको देंगे तो भाई जनता तो चली जाएगी ना, कहेगी हमको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जनता इस तरह के वादों पर भी तो जाएगी ना भाई कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, बताइए 1200 रुपए में सिलेंडर लेके 500 रुपए में ले लें, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर देंगे, इसका क्या तोड़ है? फिर ओपीएस जिसको आप देख रहे हैं कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये तो लोकसभा चुनाव के भी मुद्दे हैं भाई, महंगाई तो मुद्दा है ना चुनाव के लिए। ये सब चीजें ये तो अभी कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। देखिए, ये जो लेके आए हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का नेशनल एजेंडा बताइए। हम देश के नेशनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 500 सालों से इस देश का जनमानस, ठीक है, आप कह रहे हैं नेशनल एजेंडा नहीं है। मनीष जाहिर कर रहा था मनीष जी, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देखते थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर के बार बार सवाल हो जाते थे। अभी यहाँ विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा कि राहुल गांधी निकल गए हरियाणा से, आपको तो पता ही नहीं था, आपको पता तक नहीं चला कि राहुल गांधी हरियाणा से जा रहे हैं। आप राहुल गांधी की बात ही नहीं करते, यहाँ सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं आप। मनीष जी, देखिए आयुष जी, जो आप बात कर रहे हैं, राहुल जी हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमने कर्नाटक का चुनाव जीता है। जोड़ो जो यात्रा थी पूरे देश में, हिंदुस्तान में, अपने आप में इतिहास में से लिखा गया। राहुल गांधी जी कोई व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल नहीं चला, जिसने 3000 किलोमीटर पैदल नहीं, वो यात्रा तो कर ली, लेकिन भाई बताइए, राहुल गांधी यहाँ से चले गए ट्रक में बैठ करके और हरियाणा के अंदर प्रदेश के नेताओं को पता नहीं, समस्या को सुना, समझा और उसको नजदीकी से जानने की कोशिश करी और आज का नतीजा है कि हमने कर्नाटक का चुनाव जीता है। और हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर रहे हैं, तो मैं वो बार बार इसलिए बात करता हूँ कि 10 साल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था, उसमें हरियाणा वासी खुशहाल था, भाईचारे में मिसाल थी, लोगों के पास रोजगार। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, समय नहीं है मेरे पास। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पार्टियों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो आखिर किस पर भरोसा करती है, और इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।